सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम 20th अगस्त के द हिंदू के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे बेसिकली अट्रीब्यूट टू एम एस स्वामीनाथन जी, द मैन हु फेड इंडिया। तो यहाँ पे हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि एम एस स्वामीनाथन जी से हम क्या सीख सकते हैं अपने विकसित भारत के लिए। तो इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन की सक्सेस स्टोरी के बारे में बताते हैं, जो कि 1960s में हुआ था और जिसमें इंडिया जो है फूड में सेल्फ सफिशिएंसी उसने एक्वायर किया। और की फिगर इसमें हमारे स्वामीनाथन जी रहे, जिनको मैन हु फेड इंडिया भी बोलते हैं। और इसके पूरे कोर ड्राइवर्स जो इस ग्रीन रेवोल्यूशन के थे वो कौन कौन से थे? साइंटिफिक इनोवेशन प्लस ग्लोबल कोलैबोरेशन। तो अब इसकी स्टोरी बताते हैं कि प्रॉब्लम क्या थी 1960s में। कि ये तो पता था कि जो है वीट प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की जा सकती है फर्टिलाइजर का यूज करके, बट जो तना होता था उसकी गेहूं का पौधे का वो बहुत ही वीक होता था और लंबा होता था, तो प्लांट कोलैप्स हो जाता था। और फिर यहाँ पे 1958 में जापान के एक साइंटिस्ट हैं और वो उन्होंने सजेस्ट किया डॉर्फ व्हीट के बारे में, जिसकी हाइट छोटी होती थी। और नॉर्मल बोलोंग जो साइंटिस्ट मेक्सिको के थे वो इस टाइम स्टडी कर रहे थे इन सीड्स की, तो उन्होंने सीड्स प्रोवाइड किए कुछ। और स्वामीनाथन जी ने इसको टेस्ट किया इंडिया में और सक्सेसफुल रहा ये टेस्ट। फिर उसके बाद में ब्यूरोक्रेसी वर्सेस साइंस के बारे में बोलते हैं कि 2 साल से ज्यादा लगा इनको जो है बोरलॉन्ग जी को इनवाइट करने के लिए इंडिया, क्योंकि उनको अप्रूवल नहीं मिल पा रहा था। तो स्वामीनाथन जी का लेसन इससे क्या मिलता है कि साइंस को जो है ग्लोबल कोलैबोरेशन की जरूरत है और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स रिमूव करने की जरूरत है साइंटिस्ट के लिए, और इनकरेज करना फ्री ट्रैवल और नॉलेज एक्सचेंज कंट्रीज के बीच में। तो पॉलिटिकल लीडरशिप के बारे में क्या बोलते हैं कि उस समय जो लाल बहादुर शास्त्री जी की लीडरशिप थी और जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उन्होंने स्वामीनाथन जी को हेल्प किया, बैक किया। और सुब्रमण्यम जी बेसिकली फिजिक्स ग्रेजुएट थे जो साइंस को समझते थे। तो अब इसमें भी हमें क्या लेसन मिलता है कि लीडर्स को जो है वो साइंटिस्ट को सुनना चाहिए डायरेक्टली, नॉट जस्ट रिलाई ऑन ब्यूरोक्रेट्स। सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स पे रिलाई नहीं करना चाहिए। मोर टेक्निकली क्वालिफाइड मिनिस्टर्स जो है वो आगे फ्यूचर में चाहिए होंगे। तो ऑपोजिशन भी इन्होंने कई सारे उसको फेस किया, जैसे कि 18,000 टन सीड्स जो है वो जब इन्होंने इंपोर्ट किया तो काफी ज्यादा रेजिस्टेंस हुआ। कैसे रेजिस्टेंस हुआ कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कॉस्ट का तर्क दिया, प्लानिंग कमीशन को डाउट था इस पे की सक्सेस पे, और लेफ्ट पार्टीज जो है यूएस फंडिंग का जो है सस्पिशन कर रही थी कि यूएस की फंडिंग है इसमें कुछ। तो शास्त्री जी ने बेसिकली लाल बहादुर शास्त्री जी ने पर्सनली विजिट किया जो फील्ड्स हैं उनको, और वो कन्विंस हुए और डिसीजन लिया गया कि जो है ग्रीन रेवोल्यूशन उसको रोल आउट किया जाएगा। आउटकम ये हुआ कि 1968 तक आते आते रिकॉर्ड वीट हार्वेस्ट हुआ। और जो यूएस से हम फूड एड ले रहे थे, यानी वीट की जो वेराइटी है PL 480 इम्पोर्ट्स, उसको हमने फेज आउट कर दिया। और लॉन्ग टर्म इश्यूज जो इसमें रहे कि बेसिकली ये ग्रीन रेवोल्यूशन में कि फर्टिलाइजर्स और वाटर का काफ़ी ज़्यादा ओवर यूज़ हुआ, जिससे जो कि एक एनवायरमेंटल कंसर्न था। तो स्वामीनाथन जी ने खुद ही लेटर जो है वो वार्न किया सस्टेनेबिलिटी को लेके इस चीज़ को। और तो लेसन हमारे लिए क्या है विकसित भारत के लिए कि क्लाइमेट चेंज इज इक्वल्स टू न्यू चैलेंज फॉर एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर जो है एग्रीकल्चर के लिए जो नया चैलेंज वो क्लाइमेट चेंज है। और अगर चाइना से कंपेयर करें तो एग्री रिसर्च रैंकिंग में इंडिया जो है चाइना से काफ़ी पीछे है। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंडिंग की बात करें तो हम सिर्फ 0.43% ऑफ द GDP स्पेंड करते हैं, जबकि चाइना वो लगभग हमसे दुगना जो है वो स्पेंड करता है अपने एग्रीकल्चर पर, एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। तो बोलते हैं कि क्या क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत है कि एक तो फंडिंग बढ़ाई जाए, ऑटोनॉमी और मेरिटोक्रेसी जो है रिसर्च और इंस्टीट्यूशन में प्रमोट की जाए, डायरेक्ट साइंटिस्ट और पॉलिटिकल लीडरशिप का एक्सेस हो। और ट्रू ट्रिब्यूट स्वामीनाथन जी को तभी होगा जब साइंटिफिक इन्वेस्टमेंट प्लस सस्टेनेबल इनोवेशन दोनों जो है इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। तो फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे सेडिशन लॉ को लेके है कि न्यू सेडिशन लॉ थ्रेटन्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फर्दर। अब कैसे कि बेसिकली हुआ क्या है यहाँ पे कि असम की पुलिस ने जो है समन किया 2 जर्नलिस्ट को, जिनका नाम है सिद्धांत वरदराजन और करण थापर को, जो कि द वायर से हैं। और ये किसके अंडर अरेस्ट किए गए, समन किए गए? बेसिकली न्यू सेडिशन लॉ जो सेक्शन 152 है भारतीय न्याय संहिता का, और जिसने की कंसर्न्स रेज किए हैं कि प्रेस फ्रीडम इंडिया के लिए, कि बेसिकली द वायर एक प्रेस एसोसिएशन है। तो इशू क्या है यहाँ पे बेसिकली
कि ये जो समन किया गया पुलिस के द्वारा वो सेम दिन आया जब समन किया गया, जब सुप्रीम कोर्ट ने इन जर्नलिस्ट को प्रोटेक्ट किया, है ना, किसी भी कोएर्सिव एक्शन के अगेंस्ट में और इस सेम लॉ के अंडर। तो समन्स जो है वो इशू किए गए बिना किसी लीगल डिटेल्स के, जैसे कि एफआईआर डेट कोई नहीं बताई गई, कॉपी ऑफ एफआईआर नहीं थी, एक्सप्लेनेशन जो है वो कोई नहीं था एलिज्ड ऑफेंस का, जो कि मैंडेटरी होता है समन के लिए। और तो ये बेसिकली एक ज़्यादा पुलिस इंटिमिडेशन लग रहा है देन जेन्युइन इन्वेस्टिगेशन, ऐसा बोलते हैं। तो बोलते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, जो नया सेडिशन लॉ है उसका सेक्शन 152 भारतीय न्याय संहिता में, कि एक रीब्रांडेड वर्जन लगता है, ऐसा बोलते हैं कि जो पुराना सेडिशन लॉ था 124A उसका। और तो ये जो इसमें बार है प्रोसिक्यूशन का वो काफ़ी कम है। कैसे कि जो है इवन जो है अगर आप विदाउट इंटेंट टू कॉज हार्म, अगर आपका हार्म करने का इंटेंट नहीं भी है तो इसके अंडर पीपल को जो है वो चार्ज किया जा सकता है। और वेग टर्म्स हैं काफ़ी, जैसे सोवर्निटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी के नाम पे जो है आप किसी को अरेस्ट कर सकते हैं। और इससे जो है काफ़ी ज़्यादा ह्यूज पावर मिल जाती है पुलिस को कि आप वो इंटरप्रेट कर सकें क्रिटिसिज्म को और किसी थ्रेट के लिए। तो अगर कोई नॉर्मल क्रिटिसिज्म भी करता है गवर्नमेंट पॉलिसी का तो उसको एंटी नेशनल कहा जा सकता है इसके अंडर। तो डेंजरस क्यों है, क्योंकि ये चिलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है। जैसे कि इससे होगा क्या कि जर्नलिस्ट, राइटर और सिटीजन जो है वो गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना बंद कर देंगे, है ना, पनिशमेंट के डर से। और ये अंडरमाइन करेगा डेमोक्रेसी एंड फ्री स्पीच को। तो अब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को एग्जामिन कर रहा है, जो सेक्शन 152 है वो भारतीय न्याय संहिता का, वेदर इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल। तो क्रिटिक्स आर्ग्यू कर रहे हैं कि जैसे ऐसा लॉ जो ओल्ड या न्यू है और उसका कोई भी प्लेस नहीं है डेमोक्रेसी में। और अनलेस द कोर्ट स्ट्राइक्स इट डाउन और एड्स स्ट्रॉन्ग सेफगार्ड्स, द लॉ विल लाइकली टू बी मिस यूज टू साइलेंस डिसेंट। तो ये हमारा सेकंड आर्टिकल का पूरी समरी थी। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे वो यहाँ पे मेकिंग इंडियाज क्लाइमेट टैक्सोनॉमी फ्रेमवर्क वर्क। तो इसमें क्या है बेसिकली, तो क्या है ये इंडियाज ड्राफ्ट क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसको ड्राफ्ट किया है, क्लाइमेट फाइनेंस टैक्सोनॉमी रिलीज किया। और इसका एम है कि क्लाइमेट अलाइंड इन्वेस्टमेंट मोबिलाइज करना और ग्रीन वॉशिंग रोकना। ग्रीन वॉशिंग जो फॉल्स क्लेम करते हैं कि वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं तो उसको रोकना, और क्लियर करना कि जो है कौन से सेक्टर या टेक्नोलॉजीज जो है मिटिगेशन, एडाप्टेशन, ट्रांजिशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। और तो ये बेसिकली एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। लिविंग डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है कि मतलब टाइम के साथ इंडिया की प्रायोरिटीज और ग्लोबल रूल्स के हिसाब से ये चेंज होगा। और इसमें रिव्यू सिस्टम है। रिव्यू सिस्टम में क्या है कि जैसे आर्टिकल 6.4 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट में है वैसे ही, तो टू लेवल्स हैं रिव्यूज के, एक एनुअल रिव्यू है और एक 5 ईयर रिव्यू है। तो एनुअल रिव्यू हर साल होगा और ये ट्रिगर करेगा कोई भी अगर गैप्स है इनके बीच में, और ग्लोबल रूल चेंज कोई लाना है, पॉलिसी अपडेट करना है, स्टेक होल्डर फीडबैक लेना है, तो इस चीज़ के लिए बेसिकली एनुअल रिव्यू रहेगा। और जो 5 ईयर रिव्यू रहेगा ये बेसिकली ज़्यादा डीप एनालिसिस होगा इसमें। ये देखेगा कि ग्लोबल कार्बन मार्केट ट्रेंड्स क्या हैं, फाइनेंशियल डेफिनेशंस को चेंज करना है या फिर अपडेट करना, सेक्टोरल ट्रांजिशंस। तो ये इंडिया की जो है नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है क्लाइमेट चेंज के उससे अलाइंड है और यूएन का ग्लोबल स्टेक से अलाइंड है। तो ये दोनों लेवल्स जो है वो बेसिकली इंश्योर करेंगे कि जो टैक्सोनॉमी है वो शॉर्ट टर्म में रिस्पॉन्सिव रहे और लॉन्ग टर्म में रेजिलियंट रहे। तो क्या चेक होना चाहिए इस रिव्यू में, बेसिकली बोलते हैं कि एक तो लीगल कोहेरेंस, कि इंडियन लॉज के हिसाब से जैसे कि एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट है, सेबी रूल्स हैं, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम है, इनके साथ मैच करें और कोई भी रिडंडेंसी है तो उसको हटाएं, ओवरलैप्स क्लियर करें। और फाइनेंशियल टूल्स हो गए जैसे कि ग्रीन बॉन्ड्स हो गया, ब्लेंडेड फाइनेंस स्कीम्स हो गई, इनके साथ इंटीग्रेट हो सारा। सब्सटैंटिव कंटेंट हो जैसे कि सिंपल क्लियर लैंग्वेज में हो, टेक्निकल प्रिसीजन हो, डेफिनेशन मार्केट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अपडेट हो, टारगेट क्या क्या है ग्रीन हाउस रिडक्शन के, एफिशिएंसी बेंचमार्क्स रहें, और लेटेस्ट डेटा और स्टेक होल्डर इनपुट के साथ रिवाइज हो ये सारी चीज़ें। और तो अब ये एक्सेसिबल रहेगा बेसिकली एमएसएमईज के लिए, इनफॉर्मल सेक्टर, वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए, सिंप्लीफाइड एंट्री पॉइंट्स हो, फ्लेक्सिबल कंप्लायंस टाइमलाइन रहे उसमें, स्पेशली एग्रीकल्चर एंड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग के लिए सपोर्ट रहे। तो अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं इस ड्राफ्ट में, कि जो स्टैंडिंग यूनिट और एक्सपर्ट कमेटी है जैसे कि फाइनेंस रेगुलेटर्स हो गए
और इस एक्सपर्ट कमेटी में बेसिकली ये सारे लोग होने चाहिए, रेगुलेटर्स, क्लाइमेट एक्सपर्ट, सिविल सोसाइटीज़, पब्लिक डैशबोर्ड हो जहाँ की इनपुट लिया जा सके, एक्सपीरियंसेस रिकॉर्ड किया जा सके और रिव्यू किया जा सके, जो भी रिपोर्ट्स हैं उसको पब्लिश किया जा सके। तो एनुअल समरी प्लस 5 ईयर प्रपोजल जो है वो पब्लिक के लिए अवेलेबल होना चाहिए डेटा, और कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कार्बन मार्केट्स के साथ, ग्रीन बॉन्ड्स के साथ, डिस्क्लोजर नॉर्म्स के साथ। तो इम्पॉर्टेंट क्यों है कि इंडिया में अभी जो है कार्बन ट्रेडिंग, जो क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम है वो रोल आउट हो रहा है और ग्रीन बॉन्ड स्टॉक मार्केट में आ रहा है। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट को जो है क्लाइमेट गोल्स के साथ अलाइन करने का प्रेशर है, और अगर टैक्सोनॉमी वीक या ओपेक हुई तो पूरे इकोसिस्टम पे जो है नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। एक लिविंग डॉक्यूमेंट तभी यूजफुल है जब रेगुलर रिव्यू, ट्रांसपेरेंसी और स्टेक होल्डर एंगेजमेंट उसमें रहे। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे, यूक्रेन नीड्स टू सी इट्स फ्यूचर सिक्योरिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट्स बैटल लॉसेस। तो अभी बेसिकली व्हाइट हाउस में समिट हुई ऑन यूक्रेन वॉर, तो जिसका बैकग्राउंड क्या है कि एक मल्टीलेटरल समिट हुई व्हाइट हाउस में बिटवीन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपियन लीडर्स के बीच में, एंड यूक्रेन के प्रेसिडेंट भी थे वहाँ पे। तो फोकस था कि जो है पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करना कि यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है उसको बंद किया जा सके थ्रू डिप्लोमेसी। तो यूरोप का पोजीशन क्या है कि जो यूरोप के लीडर्स हैं, यूके, फ्रांस, यू, नाटो जैसे, उन्होंने सॉलिडारिटी दिखाई यूक्रेन के साथ। मैसेज था कि यूरोप वो फर्मली जो है कमिटेड है यूक्रेन की सिक्योरिटी के लिए। लेकिन कंसर्न क्या है कि यूरोप जो है वो सस्टेन नहीं कर पाएगा सपोर्ट विदाउट यूएस। तो यूएस के सपोर्ट के बिना सस्टेन करना जो यूरोप का सपोर्ट वो पॉसिबल नहीं है। यूएस के वेपन्स और सिक्योरिटी बैकिंग लगेगी। तो यूरोप का प्लान क्या है कि सेंड करे एक रीअश्योरेंस फोर्स टू यूक्रेन फॉर सिंबॉलिक और स्ट्रेटेजिक सपोर्ट के लिए। तो यूएस और ट्रंप का रोल इसमें बताते हैं कि ट्रंप ने नाटो की मेंबरशिप यूक्रेन के लिए रूल आउट कर दी है कि नाटो की मेंबरशिप तो नहीं मिलेगी। हाउएवर उन्होंने सिग्नल किया है कि वो सपोर्ट करते हैं सिक्योरिटी गारंटीज जो यूक्रेन के लिए, और उन्होंने बोला कि जो है यूरोप वुड बी द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बट डिड नॉट फुली रूल आउट अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट, और इंडिकेट किए कि जो पुतिन जो है वो दैट ही माइट एक्सेप्ट वेस्टर्न सिक्योरिटी गारंटीज जो है यूक्रेन के लिए जो दी जाएगी। और स्टिकिंग पॉइंट्स इसमें क्या रहा कि बेसिकली सीज फायर लाइन डिस्प्यूट जो है, अभी बेसिकली वहाँ पे रशिया ने डोनबास और कुछ इलाके एनेक्स कर लिए हैं यूक्रेन के। तो सीज फायर लाइन डिस्प्यूट है और पुतिन जो है चाह रहे हैं कि पूरा डोनबास जो है उनको मिल जाए सीज फायर में, एंड इज विलिंग टू फ्रीज द फ्रंट लाइन इन द साउथ। तो जेलेंस्की और यूरोप जो है वो रिजेक्ट करते हैं टेरिटोरियल कंसेशंस, और यूक्रेन का डायलेमा क्या है कि वो उसको बैलेंस करना है बिटवीन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी गारंटीज और विद प्रेजेंट बैटल फील्ड वल्नरेबिलिटीज। तो इसमें आगे वे फॉरवर्ड बोलते हैं कि पुतिन को जो है मस्ट सी दिस, और इस चीज़ को जो अभी डायलॉग चल रहे हैं उसको ही मस्ट सी दिस एज अ बेस्ट चांस टू एंड द वॉर, और जेलेंस्की शुड अडॉप्ट अ pragmatic अप्रोच इंस्टेड ऑफ रिजिड स्टैंड्स। और ट्रंप और यूरोपियन लीडर्स नीड टू वर्क ऑन अ कॉम्प्रोमाइज फार्मूला बैलेंसिंग यूक्रेन्स फ्यूचर सिक्योरिटी नीड्स, रशियाज स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स, करंट पीस मोमेंटम मस्ट नॉट बी वेस्टेड। तो इस मोमेंटम को बोलते हैं यूज करके ये सारी चीजें अचीव कर लें। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे, ब्रेकिंग डाउन द चाइनीज वॉल। तो इसमें क्या है कि इंडिया और चाइना ने कंप्लीट किया अपना 75 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन इस साल, और कुछ पॉजिटिव साइंस भी दिखाई दिए टाइज नॉर्मलाइज होने की तरफ। तो डिफेंस मिनिस्टर दोनों कंट्रीज के जो है जनवरी में मिले, और जिसमें कि कैलाश मानसरोवर यात्रा को रिज्यूम किया गया, और जो कि थ्रू चाइना गुजरती है। और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर जो है वो भी इंडिया इस हफ्ते आए, और ये दोनों स्टेप्स दिखाते हैं कि दोनों कंट्रीज जो है दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस द टेंशंस। तो नालंदा का कनेक्शन बताते हैं कि ये जो आर्टिकल है दैट रिमाइंड्स इंडिया एंड चाइना जो है उन्होंने उनकी शेयर्ड हिस्ट्री है लर्निंग और कल्चर में, और कई सारे साल पहले बेसिकली चाइनीज मॉन्क्स जैसे कि जुआंगजांग और फाहिन वो ट्रैवल इंडिया आए नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, तो जो कि एक ग्रेट सेंटर ऑफ नॉलेज था, और नालंदा ने जो है प्रमोट किया पीस, डायलॉग और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, वैल्यूज़ दैट बोथ कंट्रीज रेस्पेक्टेड। लेकिन आज क्या है कि हाउएवर ये स्पिरिट जो है वो मिसिंग है। तो पॉलिटिकल जैसे कि पॉलिटिकल टेंशंस हो गए, बॉर्डर इश्यूज हो गया, ट्रेड डिस्प्यूट्स हो गया,
इन सब ने बेसिकली रिड्यूस कर दिया है जो कल्चरल और एकेडमिक एक्सचेंज जो पहले होता था वो। और इवन जो है स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स जो है दे नीड गवर्नमेंट परमिशन टू इंटरैक्ट विच ब्लॉक्स नेचुरल फ्लो ऑफ आइडियाज़। तो दोनों एक दूसरे से क्या सीख सकते हैं कि इंडिया जो है चाइना से सीख सकता है कि फूड सिक्योरिटी में कैसे आगे बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर और एंटरप्रेन्योरशिप में। चाइना इंडिया की डेमोक्रेसी से सीख सकता है, सिविल सोसाइटीज़ डिजिटल गवर्नेंस सीख सकता है। और ये कंपटीशन की बात नहीं होनी चाहिए, दैट मस्ट बल्कि म्यूचुअल लर्निंग की बात होनी चाहिए ये। और वे फॉरवर्ड में बोलते हैं कि नालंदा वे क्या है कि इंडिया और चाइना को फॉलो करना चाहिए नालंदा मॉडल को। और यानी कि डिसएग्रीमेंट है कोई, उसका मतलब ये नहीं कि आप कट ऑफ कर लो। और डायलॉग्स और एक्सचेंज जो है वो कंटिन्यू रहने चाहिए अगर ये पॉलिटिकल और बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं तब भी। और एनकरेज करना चाहिए एकेडमिक, कल्चरल, हेल्थ और एनवायरमेंटल कोऑपरेशन। बिल्ड करना चाहिए पीपल टू पीपल कनेक्शंस इंस्टेड ऑफ ओनली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टॉक्स। ये जो है इसके बजाय पीपल टू पीपल कनेक्शंस भी बने रहने चाहिए। तो नालंदा जो है वो बेसिकली सिम्बलाइज करता है क्यूरियोसिटी, कंपैशन, नॉलेज जो डिप्लोमेसी के लिए है। और अगर इंडिया और चाइना जो है इस चीज़ को रिवाइव कर पाते हैं, इस स्पिरिट को, तो एक अच्छा रिलेशनशिप वो बिल्ड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट, नॉट जस्ट सस्पिशन एंड राइवलरी। तो बेसिकली पूरा आर्टिकल बोलता है कि इंडिया और चाइना जो है दे मस्ट मूव बियॉन्ड बॉर्डर टेंशंस एंड पॉलिटिक्स। इंस्टेड दे शुड फोकस ऑन शेयर्ड कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल हेरिटेज लाइक नालंदा to build a more stable and respectful relationship। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है, द कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ फैक्टर्स बिहाइंड इंडियाज परसिस्टेंट स्टंटिंग क्राइसिस। तो स्टंटिंग पहले होता क्या है कि स्टंटिंग बेसिकली चाइल्ड कोई भी स्टंटेड कब कहा जाता है, जब वो अपनी एज के अकॉर्डिंग जो है काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट रह जाते हैं, यूजुअली पुअर न्यूट्रिशन की वजह से, जो कि लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। तो गवर्नमेंट ने 2018 में बेसिकली पोषण अभियान स्टार्ट किया और गोल ये था कि इसको रिड्यूस करना, जो नंबर ऑफ स्टंटेड चिल्ड्रंस हैं इंडिया में उनको। और 2016 में की बात करें तो अबाउट 38% इंडियन चिल्ड्रन जो कि अंडर 5 एज के हैं वो स्टंटेड थे। और गवर्नमेंट ने इसे बेसिकली 38% से 25% लाने की कोशिश की बाई 2022। इसको बेसिकली मिशन को कहा भी गया क्या, मिशन 25 बाई 2022। और जून 2025 में डेटा ने शो किया कि 37% जो है वो इवन 2025 में 37% है, सिर्फ 1% ही कम हुआ है, जिसका मतलब है कि कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुआ 7 साल में लगभग। तो ये स्टंटिंग हो क्यों रही है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्टंटिंग जो है वो सिर्फ फूड के बारे में नहीं है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉब्लम्स। यानी जैसे टीनेज प्रेगनेंसीज हो गई, यानी कि यंग मदर्स जो है कि उनकी बॉडी रेडी नहीं होती है, और तो बेबीज जो है वो ऑफन वो वीक रह जाते हैं। पुअर डाइट का होना, यानी मदर और चिल्ड्रन मोस्टली राइस और वीट खाते हैं, और और प्रोटीन, वेजिटेबल और न्यूट्रिएंट्स कम रहते हैं, तो उसकी वजह से भी होता है। एनीमिया होना, यानी कि लो आयरन होना ब्लड में, यानी कि 57% ऑफ वुमेन जो है और 67% किड्स वो जो अंडर 5 एज के हैं वो एनीमिक हैं, यानी आयरन कम है उनके ब्लड में। सी सेक्शन ऑपरेशंस, कई सारे जो बेबीज़ हैं वो बॉर्न होते हैं सर्जरी के थ्रू, और जो अपना फर्स्ट मिल्क या कोलेस्ट्रम जो है वो मिस आउट कर देते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है इम्यूनिटी के लिए। तो ये भी एक रीज़न है। लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, यानी ओनली 64% बेबीज़ जो है वो 6 महीने तक ब्रेस्ट फीड करते हैं बिकॉज ऑफ द जो है पुअर मदर्स रिटर्न टू वर्किंग अर्ली, क्योंकि कई सारी मदर्स वर्क करती हैं तो वो हर टाइम ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा सकती, तो 6 महीने तक की उनका लगभग रहता है। और पुअर सैनिटेशन, यानी कि ओपन में डेफिकेट करना, डर्टी वाटर जो है वो इन्फेक्शन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से जो है चाइल्ड वो न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करना कम कर देता है। तो ये सारे रीजंस बताते हैं अभी भी इंडिया में स्टंटिंग कम क्यों नहीं हुई, और रीजंस क्या हैं अपार्ट फ्रॉम ओनली फूड प्रॉब्लम। तो मदर एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। दो एजुकेटेड मदर्स हैं उन वो ज़्यादा हेल्दियर उनके बच्चे। एग्जाम्पल बताते हैं, 46% किड्स जो जिनकी मदर ने कभी स्कूलिंग नहीं की वो स्टंटेड हैं। और जो लेकिन बोलते हैं कि बट ओनली 26% ऑफ द किड्स हुज मदर स्टडी टिल क्लास 12। तो एक सेकेंड, तो बोलते हैं वाई इट इज़ बिग प्रॉब्लम। क्यों प्रॉब्लम बिग है? ये स्टंटिंग जो है सिर्फ हाइट को इफेक्ट नहीं करता है, ये ब्रेन डेवलपमेंट को भी इफेक्ट करता है कि लर्निंग कैपेसिटी कम हो जाती है,
जॉब अपॉर्चुनिटी आपकी कम हो जाएगी लर्निंग कैपेसिटी कम होने की वजह से। पॉवर्टी साइकिल है, तो स्टंटेड जो किड्स होते हैं वो ऑफन जो है वो स्टंटेड एडल्ट बनते हैं, और ये फिर नेक्स्ट जनरेशन में रिपीट होता है, तो पॉवर्टी साइकिल ये बन जाती है। तो अगर अगर इंडिया को रिड्यूस करना है चाइल्ड स्टंटिंग क्विकली और एम है इंडिया का रिड्यूस करना चाइल्ड स्टंटिंग क्विकली, लेकिन प्रोग्रेस बहुत कम है, क्योंकि जो है स्टंटिंग वो लिंक सिर्फ फूड से नहीं है बल्कि वुमेन की हेल्थ से भी है, एजुकेशन से भी है, पॉवर्टी से भी है, सैनिटेशन से भी है, सोशल प्रैक्टिसेस जैसे चाइल्ड मैरिजेस से भी लिंक है। इसलिए स्टंटिंग इंडिया में अभी भी कम नहीं हुई है। फिर जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे, हाउ इंडियाज यूथ कैन चैलेंज यूएस टैरिफ्स। तो यूएस का पता ही है कि आपको हम यहाँ इंडिया पे 50% टैरिफ लगाया है, और ये जिसकी वजह से इंडियन प्रोडक्ट्स काफ़ी एक्सपेंसिव हो गए हैं यूएस में कंपेयर टू कॉम्पिटिटर्स जैसे कि वियतनाम और बांग्लादेश जो बेचेंगे यूएस में सामान, उनका काफ़ी सस्ता रहेगा एज कम्पेयर टू इंडियन प्रोडक्ट्स। तो जैसे कि एक शर्ट है वो कॉस्ट कर रही है $10 इंडिया की यूएस में, और ये फिर जो है सेल करेगी $15 में यूएस में, क्योंकि 50% टैरिफ लग के सेल होगा। और यही सेम शर्ट जो है वियतनाम वो कितने में सेल कर पाएगा, $12 में। तो अब ये प्रॉब्लम क्यों है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया जो है वो काफ़ी सारे डॉलर्स अर्न करता है एक्सपोर्ट करके टेक्सटाइल्स, फार्मा, आईटी सर्विसेज। तो हायर टैरिफ का मतलब है कि हमारे ज़्यादा कॉस्टली होंगे यूएस में सामान, तो यानी डिमांड लेस होगी, और इससे पॉसिबल लॉसेस भी, जॉब लॉस भी हो सकता है और इनकम लॉस हो सकता है इंडिया को। तो यूएस जो है चाहता है कि इंडिया के जो फार्म प्रोडक्ट्स हैं, जो लाइक डेयरी इन इंडिया, और एक्चुअली यूएस चाहता है कि इंडिया का फार्म प्रोडक्ट्स में, इंडिया का जो डेयरी सेक्टर है उसमें यूएस को एक्सेस मिले, और जो कि इंडिया सोचता है कि वो इंडियन फार्मर्स को ये अफेक्ट कर सकता है। और चाइना का रोल बताते हैं कि यूएस के जो टैरिफ्स हैं वो पहले एम किए गए कि चाइना को एम कर रहे थे, जो कि 145% तक थे, लेकिन ये बाद में घटा के 30% कर दिया गया कॉम्प्रोमाइज़ के बाद। लेकिन आयरनिकली बोलते हैं इंडिया जो एक यूएस का पार्टनर है, एलआई है, वो सबसे ज़्यादा अब टैरिफ फेस कर रहा है, और चाइना जो है अभी भी डोमिनेट करता है वर्ल्ड का एक्सपोर्ट, क्योंकि उसका स्केल ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, और रेयर मिनरल्स पे कंट्रोल है। तो इंडिया लैग्स बिहाइंड इन कंपैरिजन। जैसे कि इंडिया का क्या है कि काफ़ी स्मॉल शेयर है ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में, टेक्सटाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स के इसमें। तो अब वेस्ट की बात करें, यूएस और यूरोप, वो नो लॉन्गर रिलायबल मार्केट है हमारे लिए। कोई रिलायबल मार्केट अब ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बेसिकली पॉपुलेशन की एजिंग हो रही है और इनइक्वालिटीज़ बढ़ रही हैं, प्रोटेक्शनिज्म बढ़ रहा है, यानी कि टैरिफ ज़्यादा लगा रहे हैं, ट्रेड बैरियर्स ज़्यादा लगा रहे हैं अपने लोकल मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए। फ्यूचर ग्रोथ जो है वो मस्ट कम फ्रॉम इंडियाज ओन डोमेस्टिक मार्केट। बोलते हैं कि इंडिया की ओन डोमेस्टिक मार्केट से इंडिया का जो है ग्रोथ आना चाहिए, और इंडिया नीड्स टू शिफ्ट फ्रॉम बीइंग जस्ट अ लो कॉस्ट प्रोड्यूसर टू अ नेशन दैट बोथ प्रोड्यूसेस एंड कंज्यूम्स। तो इंडिया बेसिकली ऐसा कंट्री बनना चाहिए जो प्रोड्यूस भी करे और कंज्यूम भी करे, है ना, नॉट जस्ट अ लो कॉस्ट प्रोड्यूसर। तो बोलते हैं इंडिया को क्या करना चाहिए एक तो वेजेस और इनकम को बढ़ाना चाहिए, और स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड क्रिएट करनी चाहिए, टेक्नोलॉजी और रिसर्च में इन्वेस्ट करना चाहिए, और हाई वैल्यू इंडस्ट्रीज की तरफ हमें मूव करना चाहिए। इंडिया के यूथ को स्किल करो, यूज देम एज इकोनॉमिक फोर्स, इंक्रीज करो पब्लिक स्पेंडिंग ऑन हेल्थ और एजुकेशन में, दोनों में, और सपोर्ट करो इनोवेशन बाय जो है इंडियन बिजनेसेस। तो अब बेसिकली इंडिया का यूथ ट्रम्प कार्ड कैसे हो सकता है कि हर एक जो यंग पर्सन है, 5 में से वो इंडिया में रहता है, और इंडिया के 120 मिलियन यूथ जो है वो सेकेंडरी स्कूल्स कॉलेजेस में है, इक्वल टू जापान की पॉपुलेशन अगर मान लें तो 120 मिलियन। और अगर स्किल किया गया प्रॉपरली, वो इंडिया की नॉलेज इकोनॉमी को ड्राइव कर सकते हैं। और इंडियन इमिग्रेंट्स जो यूएस में हैं उन्होंने ऑलरेडी ये पावर दिखाई है, जैसे कि साइंटिस्ट, सीईओ और इंजीनियर्स ने। तो यूएस टैरिफ जो है वो हर्ट करेगा इंडिया को शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग रन में इंडिया की जो यंग पॉपुलेशन है प्लस डोमेस्टिक मार्केट इस चीज़ का शील्ड बन सकते हैं। और राइट पॉलिसीज जॉब्स में, एजुकेशन में, हेल्थ में, इनोवेशन में, ये बेसिकली इंडिया को रिड्यूस, इंडिया का के लिए क्या हो सकता है कि डिपेंडेंस रिड्यूस कर सकते हैं जो एक्सपोर्ट्स हैं उन पे, और ग्रो कर सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ, ताकि हम भी सेल्फ रिलायंट बन सकें, है ना। तो ये थे पूरे आज के हमारे आर्टिकल्स फ्रॉम द हिंदू जो हमने डिटेल से कवर किए। तो मैं थोड़ा नया अप्रोच इस बार यूज़ किया है,
तो कैसा लगा आपको बताइएगा, और कुछ अगर इम्प्रूवमेंट करना है इसमें तो भी बताइएगा। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा हमारे चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।